बच्चों सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय नावा नागौर। बच्चों आज हम करेंगे सामाजिकरण के प्रमुख अभिकरण संस्थाएं एजेंसीज। बच्चों आपसे प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में सामाजिकरण की परिभाषा और सामाजिकरण करने वाली संस्थाएं एजेंसीज संस्थाएं। इसके ऊपर आपको एक पूरा क्वेश्चन मिलता है और छोटे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। करने वाली संस्थाएं पूछी जा सकती है, सामाजिकरण करने वाली संस्था कौन कौन सी हैं, किन्हीं चार को उल्लेख कीजिए, है ना। इस तरह से पूछा जा सकता है। तो आज हम बात करेंगे कि सामाजिकरण की प्रमुख संस्थाएं या एजेंसीज कौन कौन सी हैं। बच्चों सामाजिकरण करने के लिए हम जब बात कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ से हम सीखते हैं, सीखने की प्रक्रिया कहाँ कहाँ होती है, इसके लिए हम बात करेंगे कि सामाजिकरण की प्रक्रिया करने वाली दो प्रकार की संस्थाएं हैं। दो प्रकार की संस्थाएं होती हैं, एक प्राथमिक संस्था और दूसरी द्वितीयक संस्था। तो हम पहले बात करते हैं प्राथमिक संस्थाओं की कि कौन कौन सी वे प्राथमिक संस्थाएं हैं या प्रमुख संस्थाएं हैं जो बच्चे का समाजीकरण करती हैं। इसमें सबसे पहली संस्था वो है परिवार सामाजीकरण करने वाली एक संस्था के रूप में। बच्चों सामाजीकरण को करने वाली सबसे पहली जो संस्था है वो है परिवार। परिवार एक महत्वपूर्ण इकाई है, महत्वपूर्ण संस्था है जो कि बच्चे का समाजीकरण करती है। आपको पता ही है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले परिवार के लोगों के ही संपर्क में आता है और जब वह परिवार के लोगों के संपर्क में आता है तो धीरे धीरे वहाँ पर रहकर वो क्या करता है, उस परिवार के रीति रिवाज, लोकाचार, प्रथा, संस्कृति को सीखता है संपर्क में आकर। समय और महत्व की दृष्टि से परिवार सामाजीकरण करने वाली पहली संस्था है। बच्चा यदि मूल परिवार का सदस्य है तो उसे 4 प्रकार की भूमिकाओं का ज्ञान होता है, जैसे पति और पिता, पत्नी और माता, पुत्र और भाई और पुत्री और बहन। ये 4 प्रकार की भूमिकाएं हैं जो एक बच्चा अगर न्यूक्लियर फैमिली में रह रहा है, ठीक है। और परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है। दुनिया के सभी समाजों में जहाँ जहाँ मानव है वहाँ वहाँ परिवार नाम की संस्था पाई जाती है और ये परिवार विश्व के सभी समाजों में सामाजीकरण करने की आधारभूत संस्था के रूप में जाने जाते हैं। बच्चों जेल्डिच ने 56 जो है समाजों का अध्ययन किया था और उसमें ये जानने की कोशिश की थी उन्होंने कि सामाजीकरण में माता पिता की भूमिका क्या है। क्या माता पिता ही सामाजीकरण करते हैं या उनकी क्या इम्पोर्टेंस है या नहीं है। तो इन सभी समाजों में 56 जो सोसाइटीज़ का इन्होंने अध्ययन किया था जेल्डिच ने, उन्होंने बताया कि सभी समाजों में पिता एक लीडर के रूप में, साधक नेतृत्व के रूप में और माता एक भावात्मक नेतृत्व प्रदान करने वाली होती है। तो ये दो बात अपन ने की। परिवार के अन्य सदस्यों में जैसा मैंने आपको कहा भाई बहन और परिवार के अन्य सदस्य भी सामाजीकरण पर एक अमिट छाप छोड़ते हैं या यूँ कहें गहरा प्रभाव डालते हैं सामाजीकरण होने के लिए। सदस्यों में परस्पर अगर प्रेम, सहयोग, त्याग, सहानुभूति, बलिदान, कर्तव्यनिष्ठा आदि है तो बच्चे में भी वही सारे सद्गुण आ जाते हैं। परिवार में हम देखते हैं लिंग के आधार पर, आयु के आधार पर और पद की दृष्टि से विभिन्न प्रकार के व्यक्ति होते हैं और बच्चा इन सबके संपर्क में आता है। बच्चा उनके आचरणों का क्या करता है, अनुकरण करता है। अधिकार और दायित्वों का भी परिवार में एक सुंदर कहना चाहिए समन्वय पाया जाता है, जहाँ परिवार में सहयोग, भावात्मक पर्यावरण होता है। वहाँ पर बच्चे के व्यक्तित्व का निर्माण में परिवार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। बच्चों सामाजीकरण की प्रक्रिया के लिए पुरस्कार एवं दंड के आधार पर हम अगर देखें तो जब बच्चा उचित एवं अनुचित में भेद करना सीख जाता है, उसमें नैतिकता के भाव पैदा होना शुरू हो जाते हैं
और यहीं से वो सही कार्यों को ग्रहण करना शुरू करता है। परिवार में बच्चा जो कुछ सीखता है, जो कुछ भी सीखता है, वो क्या होता है, उसके जीवन की स्थायी पूंजी होती है। वो जो कुछ सीख लेता है वो अमिट होता है, तो वो कभी हट नहीं सकता है। इसलिए जैसा परिवार में भाषा का, जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, बच्चा वही भाषा सीख जाता है। परिवार में बच्चा जो है सभी सदस्यों के साथ अनुकूलन करना सीखता है। जैसा उनके साथ व्यवस्थाएं हैं उसके अनुरूप वो व्यवहार करना सीखता है। अनुकूलन के आधार पर, अनुकूलन के दौरान उनमें सहिष्णुता का गुण पैदा होता है। परिवार में सबसे छोटा होने के कारण शिशु को दूसरों के व्यवहारों को भी सहन करना पड़ता है, और इसलिए वो क्या करता है, वो सारे व्यवहार, वो सारे गुण उसमें आ जाते हैं। बच्चों, पारिवारिक आदर्श और मूल्य के द्वारा बच्चा प्रेम, सहयोग, त्याग, सहानुभूति, बलिदान, क्षमा, परोपकार आदि भावों को सीखता है। इसीलिए कहा जाता है कि परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है और माता उसकी प्रथम शिक्षिका है। बच्चा परिवार का प्रतिरूप है, अर्थात हम बच्चे के आचरण को देखकर ये जान सकते हैं कि बच्चा किस परिवार से के संपर्क में है। ठीक है। परिवार का बच्चे के सामाजिकरण पर विपरीत असर भी पड़ता है। यदि परिवार विघटित है, माता पिता में अनबन है, लड़ाई झगड़ा होता है, गाली गलौज करते हैं, घर का माहौल अगर तनावपूर्ण है, तो बच्चा भी, या यूँ कहें कि कोई भाई बहन अपराधी है या माता अपराधी है, पिता अपराधी है, तो इसके विपरीत हम कहेंगे कि बच्चे पे विपरीत आचरण भी उसका प्रभाव छोड़ेगा और आगे चलकर बच्चा भी वो अपराध करेगा जो उसके परिवार के सदस्यों ने किए हुए हैं। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि बच्चा जो है जैसे लोगों के संपर्क में आता है वैसे ही भावों को सीखता है, और सीखने की प्रक्रिया में जब वो होता है तो उस समय वो इन बातों को तय नहीं कर पाता कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। ये परिवार के सदस्यों के द्वारा ही उसे सुझाया जाता है। ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं क्रीड़ा समूह। बच्चों, सामाजिकरण की दृष्टि से बच्चे के लिए जो पीयर ग्रुप है, उसका जो दोस्त हैं, जो खेल का समूह है, वो भी क्या करता है, प्राथमिक समूह के रूप में काम करता है। अर्थात परिवार के बाद वो अपने खेल के साथियों के संपर्क में आता है जो उसके हम उम्र के होते हैं। ये लोग उसे अपनी परिस्थिति एवं वर्ग के मूल्यों से क्या करते हैं, परिचय करवा देते हैं, और परिचय करने के बाद वो क्या करते हैं, खेल समूह में बच्चा खेल के नियमों का पालन करना सीखता है, दूसरों के नियंत्रण में रहना सीख जाता है, और उसमें अनुशासन का भाव भी आता है। साथ ही साथ यहाँ पर वो क्या करता है, उसमें नेतृत्व का गुण भी पैदा होता है। वह खेल में हार और जीत होने पर परिस्थिति के साथ सामंजस्य करना सीख जाता है, प्रतिस्पर्धा सीखता है, और इसके साथ ही साथ समय आने पर बच्चा कानून और व्यवस्था का प्रतीक भी बन जाता है। इसलिए जब कोई खेल के नियमों को तोड़ता है तो वो क्या करता है, उसका विरोध करता है, और जब वो क्या करता है, उन नियमों का रक्षक बन जाता है। तो इस तरह से एक नेतृत्व का भाव भी उसमें वहीं से जागृत होता है। तो परिवार के साथ साथ क्रीड़ा समूह भी बच्चे के लिए जो है सामाजिकरण का स्थान है, एजेंसी है, संस्था है, जहाँ समूह के बाद जो है वहाँ पर वो समाज के द्वारा स्वीकृत मानकों को सीखता है, और जो स्वीकृत नहीं है उनको वो अस्वीकृत करना सीखता है। इसके बाद नेक्स्ट है पड़ोस। बच्चों, पड़ोस का भी बच्चे के जीवन पर, सामाजिकरण पर बहुत असर पड़ता है। आपने देखा होगा, जब भी हम घर खरीदते हैं चाहे किराए पर लेते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि जिस घर को हम लेने वाले हैं वो घर किन लोगों के बीच में है, कैसे लोगों का वहाँ पर निवास करना है वहाँ पर, ऐसा हम पहले से देखते हैं। तो इसलिए हम कहेंगे बच्चों पड़ोस का असर बच्चे के सामाजिकरण पर तो आता ही आता है, न केवल बच्चों पर बल्कि युवाओं पर भी सामाजिकरण का विशेष प्रभाव रहता है। इसलिए शहरों की तुलना में गाँव में पड़ोस का अधिक प्रभाव माना जाता है। बच्चे अनजाने में पड़ोसी की बातें कब सीख जाते हैं हमें पता भी नहीं होता है। पड़ोस के लोगों के साथ बच्चे का स्नेह, प्यार और के साथ साथ वो नई बातों का वो ज्ञान भी प्राप्त कर लेता है। उनकी प्रशंसा, उनकी निंदा और समाज सम्मत व्यवहार करने के लिए उन्हें पड़ोस भी प्रेरित
करता है। और पड़ोसी समय समय पर ये बताते रहते हैं कि उनके लिए कौन सा आचरण ज़्यादा अच्छा है, कौन सा आचरण उपयुक्त नहीं है। तो इसलिए पड़ोस भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है समाजीकरण में। नेक्स्ट जो संस्था है वो है नातेदारी समूह। बच्चों, नातेदारी समूह में रक्त एवं विवाह से संबंधित सारे रिश्तेदार आ जाते हैं। उसमें भाई बहन, पति पत्नी, साला साली, सास ससुर, देवर भाभी और अन्य जितने भी लोग जिनके संपर्क में वो आता है, उन सब व्यक्तियों से वो कुछ ना कुछ सीखता है। और इन सभी के प्रति उसे भिन्न भिन्न प्रकार की क्या करने पड़ते हैं, रोल अदा करना पड़ता है। जब परिस्थिति और भूमिका मैंने आपको पढ़ाई थी तब मैंने आपको बताया था कि व्यक्ति नई नई परिस्थितियाँ समाज में समय के साथ साथ धारण करता है और उनके साथ समाज क्या करता है, उनके रोल भी अदा करने के लिए निर्धारित करता है कि किस वे में उसको व्यवहार करना चाहिए। तो यहाँ हम कहेंगे कि सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से जैसे जैसे वो नई परिस्थितियों को धारण करता है वैसे वैसे वो क्या करता है, नए व्यवहार करना सीख जाता है। किसी के साथ डिस्टेंस वाले रिलेशन रखता है, किसी के साथ हंसी मजाक के, किसी के साथ घनिष्ठ संबंध हो जाते हैं। तो ये एक व्यवस्था है जो हम कहेंगे कि नातेदारी के साथ साथ समाजीकरण की प्रक्रिया आती है और वो उस व्यवहारों को क्या करता है, आत्मसात कर लेता है। और अंतिम जो प्राथमिक संस्था है उसमें हम बात करेंगे विवाह की। विवाह का भी व्यक्ति के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। विवाह के बाद जब लड़का पति और लड़की पत्नी की भूमिका अदा करने के लिए होते हैं, तो ऐसी स्थिति में विवाह के बाद लड़के और लड़की जब नए दायित्वों का निर्वाह करना होता है, एक दूसरे के प्रति सहयोग, त्याग, सहानुभूति, है ना, ये सारी चीज़ें सीखता है। निष्ठा रखना सीख जाता है। पति पत्नी ही आगे चलकर माता पिता, दादा दादी, ससुर सास, नाना नानी, ये बहुत सारी परिस्थितियों को धारण करते हैं। इस प्रकार विवाह के बाद भी बालक को नई परिस्थितियां और नई भूमिकाएं ग्रहण करनी होती है, उनको आंतरिकृत करना होता है और उनके अनुरूप आचरण करना होता है। तो ये विवाह के बाद होने वाला विवाह क्या है, सामाजिकरण करने वाली एक प्राथमिक संस्था है। बच्चों, इसके अलावा अब हम बात करेंगे द्वितीयक संस्थाओं की। आज हम केवल पॉइंट्स बता रहे हैं, कल इसको डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी संस्थाएं, किस तरह से द्वितीयक संस्थाएं जो सामाजिकरण करती है। उनमें है पहला शिक्षण संस्था, राजनीतिक संस्था, आर्थिक संस्था, धार्मिक संस्था, सांस्कृतिक संस्था और व्यावसायिक समूह। ये सब भी मिलकर क्या करते हैं, व्यक्ति का समाजीकरण करता है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही करेंगे हम। कल हम करेंगे द्वितीयक संस्थाएं जो कि समाजीकरण करती है व्यक्ति का। ठीक है, धन्यवाद।